हाय वेलकम बैक टू अनदर अपडेट वीडियो इन अवर एसएफएम प्लेलिस्ट। हम लोग एसएफएम के एमक्यूपी एंड पीटीपी चैप्टर वाइज एक एक करके सब सॉल्व कर रहे हैं और डायनेमिक एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग हर टर्म के बाद में अपने सवालों को अपडेट करेंगे। लास्ट हमने दिसंबर 25 तक के सारे टर्म्स कवर कर लिए थे, मतलब दिसंबर 25 के लिए हमने तैयारी करी थी, जिसमें जून 25 तक के एमक्यूपी एंड पीटीपी कवर किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जून 26 के एग्जाम जब सर पे हैं तो दिसंबर 25 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टुडे वी आर वर्किंग ऑन म्यूचुअल फंड्स, उसमें ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आपसे जैसा वादा था, हर एक वीडियो अपडेट होता रहेगा। आपकी प्लेलिस्ट हमेशा एक तगड़ी प्लेलिस्ट बनेगी। इस बार हमने इसमें ऐड ऑन ये किया दैट वी आर गिविंग यू अ डाउनलोडेबल क्वेश्चन बैंक एज वेल। आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कीजिए, अपने हिसाब से इसको यूज कीजिए। एवरी क्वेश्चन हैज अ वीडियो लिंक जिसको आप क्लिक करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। सो इंतजार क्या बात का, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए हमारे क्वेश्चन बैंक को। यू विल एंजॉय दैट अ लॉट। फिलहाल शुरुआत करते हैं। जो लोग वीडियो फॉर्म में इसको पूरा प्लेलिस्ट फॉर्म में एकदम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आइए जो क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं उनको हम लोग कवर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप देख के बोलेंगे सर ये तो बहुत पुराना सवाल है, ये एमक्यूपी दिसंबर 24 में आया था क्वेश्चन नंबर 5, तो ये तो पहले हो जाना चाहिए था। पहले हमने इसको कवर इसलिए नहीं किया था बिकॉज दिस वाज सिमिलर टू वन मोर क्वेश्चन दैट वी हैड डन अर्लियर, तो हमने इसको स्किप किया था सिमिलर बोल करके। बट अब क्योंकि समय वापस मिल रहा है हमको और करने का, तो वी आर ऑल्सो कवरिंग दिस अप एज वेल। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग अभी कवर कर रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर म्यूचुअल फंड्स। दिसंबर 24 में ही आया हुआ है और बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारे पास यहाँ पे तीन म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। तीनों में आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया उस दिन का क्या एनएवी चल रहा था, आपको पूरे ईयर में कितना डिविडेंड मिला, आपका क्या एनएवी लास्ट में रहा, और आपका इफेक्टिव यील्ड क्या रहा साल भर का। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखा जाए तो ज्यादातर काम की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक एक करके, अच्छा एक साल में 365 डेज लेना है, ये इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है। अब आपको बोलता है कि भाई हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है विथ रेस्पेक्ट टू अवर इन्वेस्टमेंट्स मेड, तो हम लोग को आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल करके दो। पहला सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन ईच स्कीम, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी इजी। आपको नंबर ऑफ स्कीम निकालना एकदम भी मुश्किल नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मालूम है, आपने किस भाव पे इन्वेस्ट किया वो आपको मालूम है, तो जाहिर सी बात है आप नंबर ऑफ यूनिट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाई एनएवी एज ऑन दैट इन्वेस्टमेंट डेट, डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, आसान से आ जाएगा। नेक्स्ट ये बोलते हैं टोटल एसेट वैल्यू निकाल दोगे। टोटल एसेट वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इजी। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ चुका है और आपके पास आपकी एंडिंग एनएवी है। सो एंडिंग एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव यू योर टोटल एनएवी वैल्यू एज वेल, तो वो भी बड़े आराम से आ जाएगा। फिर आपको चाहिए टोटल यील्ड। टोटल यील्ड के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल यील्ड के लिए फॉर्मूला होगा एनएवी एज ऑन द एंडिंग डेट प्लस डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस माइनस इन्वेस्टमेंट दैट यू हैड मेड इन दी फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो भी एनएवी आया, एंडिंग एनएवी आया, उसमें आप डिविडेंड्स को ऐड करेंगे एंड उसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इससे आपका टोटल यील्ड आ जाएगा। पॉजिटिव आया मतलब आप प्रॉफिट में रहे, नेगेटिव आया मतलब आप लॉस में रहे। इस यील्ड को आप परसेंटेज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय टोटल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये चीज हमने कैसे सॉल्व करी एक बार देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ यूनिट्स तो देखो आप मैच कर लो, वेरी इजी। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को एनएवी एज ऑन लास्ट डेट से मल्टीप्लाई करके एनएवी भी निकाल लिया। फिर आप देखिए टोटल यील्ड के लिए फॉर्मूला लगाया एंडिंग एनएवी प्लस डिविडेंड माइनस बिगनिंग एनएवी। हमने इसको एब्सोल्यूट बेसिस पे शो नहीं किया है, आप एग्जाम में शो कर सकते हैं। तो आप अगर डिवाइड बाई बिगनिंग एनएवी नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा रूपी फॉर्म में, और अगर आप डिवाइड बाई बिगनिंग एनएवी करेंगे तो रिजल्ट आएगा परसेंटेज फॉर्म में। इन एनी वेज दिस इज वेरी वेरी बच्चा वेरी वेरी इजी। सॉल्व करने पे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास में आ गए हैं टोटल यील्ड। टोटल यील्ड को टेक्निकल भाषा में एचपीआर भी कहते हैं। एचपीआर का मतलब हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एचपीआर मतलब हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और लास्ट में अपने को नंबर ऑफ डेज इन्होंने पूछा है। नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक तरकीब है। आपको इफेक्टिव यील्ड पता है, इफेक्टिव यील्ड के लिए फॉर्मूला होता है टोटल यील्ड इंटू 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे अगर आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू टी वाई बाई ई वाई इंटू 365। आप देखिए ये फॉर्मूला मैंने लगाया है टी वाई बाई ई वाई। टी वाई इज टोटल यील्ड, ई वाई इज माई इफेक्टिव एनुअल यील्ड इंटू 365। मैंने एन की अदला बदली करी है, ई को यहां ले आया। सो फॉर्मूला है टी वाई बाई ई वाई इंटू 365। इस फॉर्मूले को देख करके चौंकिएगा मत, ये कहां से आ गया। भाई ये फॉर्मूला हम सबको पता होता है, बस छेड़ा हमने और इस फॉर्मूले को ऐसा बना दिया।
टी वाई बाई ई वाई इंटू 365। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ गए। ऑब्वियसली राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ 95, 31 एंड 68 डेज का पता लगा लिया है। आप भी लगा लेंगे, आसान सा सवाल था। जो बच्चे क्यूरियस हैं और ये सोच रहे हैं कि सर बहुत फास्ट आपने तो डिस्कशन कर दिया, हमको तो इस सवाल को करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं उनको वापस एक बार याद दिला देना चाहता हूं, इस प्लेलिस्ट का ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि आप हर सवाल को मेरे साथ मिलकर के प्रैक्टिस करें। हाँ, हमने इनिशियली किया है ऐसा काम, बट अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर सवाल को एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करें। हमारा अब मौका ये है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा कवरेज कवर कर पाए। ऐसे में सवालों को अटेम्प्ट करने जब आप बैठेंगे, तो अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप इन वीडियोस को देखिए, आप पूरा प्रोसेस समझिए कैसे क्या होगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, बट सवाल बनाना आपको है। तो ऐसे में इफ यू आर सिटिंग डाउन विद दिस वीडियो एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दिस वीडियो, तो मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि कोई भी सवाल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कशन के बाद एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, बनाएं जरूर खुद से, नहीं बने तो फिर वीडियो देख करके अपने सॉल्यूशन, अपने डाउट्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। बट इधर इस भरोसे मत रहना कि आपके सवाल एकदम मस्त हो जाएंगे। हाँ, जो लोग थोड़े एडवांस स्टेजेस में चल रहे हैं, यानी जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है, प्रैक्टिस खुद से खूब कर लिया है, अब बस ये है कि सर लास्ट टाइम पे ना ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा डायरेक्शन, हमारा खोपड़ी ठीक तो जा रहा है ना, तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके डायरेक्शन सोच लो कैसे क्या बनेगा और फिर चेक कर लो विद द वीडियो। कम टाइम में बहुत जल्दी से ज्यादा सवाल कवर हो जाएंगे, तो आपका काम इससे बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। मेरे हिसाब से ये सवाल काफी ज्यादा आसान था, दिसंबर 25 में एमक्यूपी में आया था, दिसंबर 24 में, नॉट 25। आगे बढ़ते हैं। जून 25 में भी एक एमक्यूपी में सवाल आया था जिसको हमने छोड़ा था। अगेन इसको छोड़ा इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान था, सिमिलर था टू सम क्वेश्चन दैट वी हैड डन इन द प्रीवियस पार्ट्स, इसलिए छोड़ा था। अब छोड़ने का मन नहीं है तो कंप्लीट करते हैं। एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 300 यूनिट्स हैं, एनएवी है बिगनिंग की 88.75, एंडिंग की है 9.45, बीच में आपको डिविडेंड मिल रहा है 0.75 एंड कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 0.65। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप यहां पे रिटर्न कंप्यूट करके दिखा सकते हैं अंडर द टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि जो डिविडेंड और जो कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला उसका आपने कुछ नहीं किया, यानी पैसे लेके बैठ गए, अच्छा बात है। दूसरा तरीका यह है कि जो पैसा आपको मिला उस पैसे को आपने री इन्वेस्ट किया, यानी आपने अपने यूनिट्स बढ़वा लिए। जहां आपके यूनिट्स 300 थे, उस 300 में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके आपने अपने यूनिट्स बढ़वा लिए। इससे भी आपको फायदा हो सकता है, इसको हम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये भी चीज आपको चेक करनी है। इसमें आपका एवरेज दिया हुआ 8.65। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये एक्सप्रेस करते हुए कि इंस्टीट्यूट अब काफी सुधर गया है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में और इनफैक्ट 2016 सिलेबस तक इंस्टीट्यूट इस तरह के सवालों को गलत बनाता था, बट अब अच्छा है कि ये लोग इन सवालों को ठीक बनाने लगे हैं, सॉल्यूशंस अब करेक्ट आने लगे हैं। इस एमक्यूपी के जो सजेस्टेड आंसर्स थे उसमें भी इन्होंने इसको ठीक बनाया था। सो अच्छा लग रहा है देख करके कि इनकी गलतियों को इन्होंने सुधारा तो है। अब जो लोग दिन रात कोसते हैं ना सीएमए इंस्टीट्यूट को कि सीएमए इंस्टीट्यूट तो बेकार इंस्टीट्यूट है, फालतू स्टूडेंट इंस्टीट्यूट है, मैट में इतनी गलतियां हैं, भाई आप सच कह रहे हो, है बहुत गलतियां है, पर जहां सुधार आता है ना उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड एज अ फैकल्टी मैं तो एक्नॉलेज जरूर करूंगा अगर कहीं सुधार आया तो हाँ भाई, इस सवाल में पहले इंस्टीट्यूट गलती सॉल्यूशन देता था, अब सॉल्यूशन सुधर गए हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, पर इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है तो नोटोरियस, भाई सवालों में गलती आज भी बहुत है। कोई सुन रहा है अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो प्लीज सुनो यार, बोर्ड ऑफ स्टडीज पे काम करो, ठीक है। आओ जी, रिटर्न कंप्यूट करते हैं। पहला वाला रिटर्न कंप्यूट करना आसान है। फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, NAV1 यानी एंडिंग NAV प्लस distributions that you have received in the name of dividends and capital gain minus beginning NAV divided by beginning NAV into 100। तो ये वाला हमने फॉर्मूला लगा लिया है। ये हमारा एंडिंग NAV है, ये बीच में दो डिस्ट्रीब्यूशंस अपने को मिले हैं, ये बिगनिंग NAV है, ठीक है। तो एंडिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस माइनस beginning divided by beginning into 100, so that will give you a percentage which is 23.43%। that is your return for the first part। दूसरे पार्ट में आपने री इन्वेस्टमेंट करा, तो री इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ पहले ये पता करना होगा। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे आया 0.75 एंड 0.60, दोनों मिलाकर के आया 1.35। आपके पास थे 300 शेयर, तो सब मिलाकर के कितने रुपए आपके पास आ गए, आपके पास आ गए 405 रुपए। आपने 405 रुपए को 8.65 की रेट पे अजम्पशन इन्वेस्ट किया, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हुआ है 8.65 पे, तो 8.65 पे इन्वेस्ट किया तो आपके पास एडिशनल यूनिट्स आ गए 46.82। 46.82 आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। तो आपके पास पहले से जो यूनिट्स थे 300
वो 300 में आपने 46.82 ऐड करवा लिए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 346.82। अब क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है रिटर्न के लिए, सीधा सीधा एंडिंग एनएवी माइनस बिगनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय बिगनिंग एनएवी। सर बीच का डिस्ट्रीब्यूशन कहां गया, वो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन आपके जेब तक पहुंचा ही नहीं, जैसे ही आया आपने पूरे पैसे वापस इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके फॉर्मूले में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट था अब वो नहीं रहेगा। पर चिंता मत कीजिए, रिटर्न बढ़कर के आएगा। आपका यहाँ पे 346.82 यूनिट्स हो चुका है, एंडिंग एनएवी आपके पास था ही, तो आपकी एंडिंग एनएवी की टोटल वैल्यू आपके पास आ गई। बिगनिंग में आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो भी आपके पास है 300 यूनिट्स पे। जब आपने इन्वेस्ट किया था 8.75 की रेट पे किया था, तो आपने इन्वेस्ट किया था 2625। दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए एंड रिटर्न आपका आ जाएगा। रिटर्न आपका आ रहा है 24.86%। सर ये रिटर्न पहले से ज्यादा क्यों आया, ज्यादा इसलिए आया क्योंकि आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है 8 पॉइंट समथिंग पे, जबकि आपका एंडिंग जो है उससे ज्यादा है। So if your ending NAV is greater than your average NAV, then you are gaining even on the reinvested portion as well. तो वो एक्स्ट्रा वहां से रिटर्न आ जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं इस फॉर्मूले को देख करके, तो भाई कुछ घबराने का नहीं है। आपका जो एंडिंग NAV आए उसमें से आप बिगिनिंग NAV को माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा बाई बिगिनिंग NAV एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। बात समझ में आती है? तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए या ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एक ही बात है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 24.86%। ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। आई होप आपको इसमें भी मजा आया होगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आया हुआ है जून 25 में, अगेन एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सर बहुत सवाल छोड़ दिया आपने इस चैप्टर से, तो भाई इतना इजी और इतना रेपिटेटिव था कि हमने काफी सवाल छोड़े थे पहले, अभी भी अब इसको कर ही जा रहे हैं। आइए सवाल देखिए, सवाल एकदम सिंपल दिखेगा, सेम वही सवाल है, सेम आपने जो अभी बनाया इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 वही है। आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको बिगनिंग एनएवी दिया हुआ है, आपको डिविडेंड दिया हुआ है, एंडिंग एनएवी दिया हुआ है। सर सवाल में एक्स्ट्रा जो है वो ये लास्ट वाला बोनस है। तो देखा जाए तो अल्फा और बीटा में तो कोई बदलाव नहीं है। जैसे अल्फा बना था, मतलब जैसा आपने पहले क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल बनाया था, वैसे अल्फा बीटा सॉल्व हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दिक्कत आएगी गामा में, इसलिए इस सवाल को डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ गामा की डिस्कशन कर रहा हूं। गामा के लिए चारों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं खुद से अपने हाथ से करवा दूंगा तो आपको और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले गामा के लिए अपने को पहला सवाल पूछा है कि भाई तुम नंबर ऑफ यूनिट्स बता दोगे। बता देंगे भाई, इजी है। हमने 1,50,000 इन्वेस्ट किया और रेट पे इन्वेस्ट किया 10 की रेट पे, तो हमारे पास बिगनिंग इन्वेस्टमेंट था 15,000 यूनिट्स का, 15,000 यूनिट्स का हमारे पास इन्वेस्टमेंट था। बहुत बढ़िया। नंबर 2 आपको एनएवी पूछ रहा है 31 मार्च को, क्या बता दोगे? बता देंगे। 15,000 यूनिट्स लेकर के हम बैठे थे और हमारे पास उस दिन एनएवी है 10.6 की, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा 159,000 का, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू हो गई है 159,000। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने को पूछा टोटल यील्ड बता दोगे। टोटल यील्ड भी बता देंगे साहब। हमने 159 की एंडिंग वैल्यू रखी, हमको साल भर में डिविडेंड मिला 3750 का, और हमारे पास बिगनिंग इन्वेस्टमेंट था 1,50,000 का। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में निकाल सकते हैं। परसेंटेज आएगा 159,000 प्लस 3750 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 150। सो ये आ रहा है 8.5% मेरे हिसाब से। चेक कर लेंगे, ये 3 सवाल पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। यील्ड पे भी ये बोनस का इंपैक्ट आता है। तो यील्ड पे बोनस का क्या इंपैक्ट आता है सर? यील्ड पे बोनस का इंपैक्ट ये आएगा कि आपके ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है 15,000, ये 15,000 रहे ही नहीं, आपको बोनस मिल गया 1:10 का। इसका मतलब आपके यूनिट 16,500 हो चुके हैं। खेला बदल गया एकदम से। बिगनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000 ही है। ठीक है, फिर आपका एनएवी जो लास्ट में आएगा वो 16,500 के हिसाब से आएगा दोस्त। तो ये पूरा कंप्यूटेशन इसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे, मुझे अचानक से याद आया बोनस का सवाल था, तो आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे 16,500। आपको 15,000 यूनिट्स पे 1,500 यूनिट्स बोनस मिले होंगे। इसके ऊपर आपका रिटर्न एनएवी चल रहा है 10.6, तो 16,500 इंटू 10.6 ये आ रहा है 174,900। इसके अलावा आपको टोटल रिटर्न चाहिए, तो ये टोटल रिटर्न आएगा यहाँ पे 174,900 प्लस 3750 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 150, तो ये आ रहा है 19.1%। क्या बात है, बड़ा सारा रिजल्ट आ गया 19.1%। कहां पहले 8% दिखा रहे थे हम। एक बार चेक कर लेते हैं इन तीनों रिजल्ट्स को। गामा के केस में सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000 एकदम सही है।
फिर उसके बाद NAV 174,900 ये भी सही है, फिर हमारा लास्ट में रिटर्न 19.1%, ये भी सही है। तो ये सारी कंप्यूटेशन दिखा दी मैंने आपको बोनस का सिर्फ एक इंपैक्ट दिखाने के लिए। लास्ट में अपने वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, ये तो आसान है भाई। नंबर ऑफ डेज के लिए आपका फॉर्मूला होगा टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यील्ड इनटू 360 या 365 डेज। यहां पे कुछ मेंशन किया तो नहीं है नंबर ऑफ डेज को लेकर के, अगर नहीं मेंशन किया तो 365 पे सॉल्व करेंगे। तो अपना जो इफेक्टिव यील्ड है वो 20.45, अपना टोटल यील्ड आया था 19.1, तो ये होगा 19.1 डिवाइडेड बाय 20.45 इनटू 365। चेक कर लेते हैं इसका भी। 19.1 डिवाइडेड बाय 20.5 इनटू 365, तो ये रहा 19.1 डिवाइडेड बाय 20.45 इनटू 365। बिंदास 341 डेज इसका रिजल्ट भी होगा। आसान सा सवाल था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 डन। अभी तक हम लोग दिसंबर 25 में कूदे भी नहीं है, उसके पहले पहले के ही सवाल चल रहे हैं। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिसंबर 25 में आया हुआ सवाल है एंड ये एमक्यूपी का सवाल है, तो हम पहुंच गए हैं फाइनली एमक्यूपी तक। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देख लेते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और कर देना चाहता हूं बीच बीच में कि भाई जो क्वेश्चन नंबर है, हो सकता है आने वाले टर्म्स में हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक में कोई बदलाव करें, कुछ सवालों को हटा दें, कुछ कर दें, तो आपके क्वेश्चन नंबर हो सकता है बदल भी जाएं। तो आप हमेशा सवाल मिलाएं, ठीक है। आपके ऑरेंज वॉरेंज ये सब जो लिखे हुए रहेंगे, ये सवाल जरूर मिलाइएगा। दूसरा, क्वेश्चन बैंक में जो क्लिक हेयर फॉर वीडियो वाला लिंक रहेगा, वो मोस्ट लाइकली हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड लिंक रहेगा। तो अगर आप एक अपडेटेड क्वेश्चन बैंक हमेशा डाउनलोड करेंगे, तो आपको हमेशा लिंक सारे के सारे काम के मिलेंगे, कोई भी लिंक गलत नहीं मिलेगा। नंबर्स हो सकते हैं कुछ और वीडियो में डिस्कस हो रहा हो, पर सवाल यही रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलो जी सवाल डिस्कस करते हैं। एमक्यूबी दिसंबर 25 में आया हुआ, आपके पास 200 यूनिट्स है ऑरेंज के, आपने इन्वेस्टमेंट किया 45 के रेट पे, आपको 1 रुपए का डिविडेंड मिला, कैपिटल गेन मिला 2 रुपए का, आपको रिटर्न निकालना है एंडिंग एनएवी का 48 रुपीज के हिसाब से, एंड फिर वापस आपको यहाँ पे बोला है कि 46 की एवरेज में अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशंस इन्वेस्ट किए होंगे तो क्या होगा। यस, एकदम सेम सवाल नहीं हो गया? एकदम सेम सवाल है, एकदम ऐसा सवाल हमने पहले देखा हुआ है, बस मुझे इसको स्किप नहीं करना था तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई बनता नहीं है। क्यों? देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, कहाँ था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 एकदम मैच करता है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। सिंपल सा सवाल है, आओ देख लेते हैं। मैं खुद ही कर देता हूँ वापस से कंप्यूटेशंस। पहले केस में रिजल्ट आएगा 48 + 1 + 2 - 45 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। चेक कर लो, रिजल्ट यही आएगा 48 + 1 + 2 - 45 डिवाइडेड बाई 45। सो ये आ रहा है 13.33%, 13.33%। वेरीफाई कर लेते हैं इफ द आंसर इज दिस। लो जी मैच हो गया। दूसरे केस में अपने को बोल रहा है एवरेज 46 के रेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा। तो भाई हमारे पास में 200 यूनिट थे, अपने 3 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आया 600, डिवाइड हुआ 46 की रेट पे, तो 600 डिवाइडेड बाई 46, यूनिट्स ऐड हुए 13.04, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 213.04। एंडिंग एनएवी है 48 की। बिगनिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया 200 यूनिट्स एट 45, 9,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, तो रिटर्न निकल जाएगा दोस्तों। आपका क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है 213.04 इंटू 48, सो दैट इज 10225.92 डिवाइडेड बाई 9,000 -1। ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये आ रहा है 13.62%। 13.62% आपका इसका रिजल्ट आना चाहिए। चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद चेक कर लीजिए, ठीक है। इजी है यार, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। दिसंबर 25 के मॉक्स में आया था, मॉडल पेपर में आया था, इजी था। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में 2 टर्म्स होते हैं, आपको पता है 2 सेट्स होते हैं, तो 2 सेट में, एक सेट में तो आ गया वो क्वेश्चन, एक सेट में आ गया ये वाला क्वेश्चन। और जी इस सवाल में क्या है, हमारे पास 3 स्कीम है, पी, क्यू और आर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। एंड यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैपिटल कितना अप्रिशिएट हुआ, और हमारा बिगनिंग एनएवी क्या था, सब दे दिया भाई। अब इसमें क्या होता है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन देने का मतलब ये हो गया दैट दे हैव ऑलरेडी डन एनएवी माइनस एनएवी। जो एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 करते हैं, ये ऑलरेडी करके दे दिया है, तो आपको ये वाली मेहनत करने की दरकार नहीं है। इन्होंने जो बोला चुपचाप उसको यूज करने का, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे रिटर्न्स आ जाएंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी।
डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी इनटू 100। तो ये वाला तरीका से आप इसमें रिटर्न कंप्यूट करेंगे, आराम से कंप्यूट हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर आपको बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी रिस्क फ्री रेट का इन्वेस्टमेंट है 6.84%, निफ्टी का इन्वेस्टमेंट है यानी कि आरएम का इन्वेस्टमेंट है 12.13%, और बीटा आपको सब स्कीम का दिया हुआ है। यानी खेल कहां जा रहा है समझ में आ रहा है? आपसे रिटर्न निकलवाएगा, आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलवाएगा, फिर आपसे अल्फा निकलवा सकता है, आपसे ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन पे कमेंट्री करवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोलता है परफॉर्मेंस इवेलुएट करके बताओ। आसान है। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, हमारे पास बीटा ऑलरेडी दिया होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, हमने रिटर्न्स भी निकाल लिए। अब आप कहेंगे रिटर्न कहाँ जाए? भैया नोट्स में मैंने दिखाया रिटर्न। रिटर्न के लिए हमने लगाया डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय बिगनिंग एनएवी, इससे हमारे पास रिटर्न्स आ गए। अब क्या करना था? अल्फा निकालना था। अल्फा हमारे पास में आता है अवर एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अल्फा जिसका ज्यादा वो रैंक 1 होगा, तो रैंक 1 आ गया बीच वाला, सेकंड वाला रैंक फर्स्ट वाला फंड का आया, फंड पी का, एंड फंड आर जो है उसका तो अल्फा नेगेटिव है लेकिन स्टिल वो रैंक 3 हो जाएगा। सो ये था एकदम सिंपल सा सवाल, मतलब इजी में भी इजी कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 12 डन, डस्टेड, खत्म। अब आते हैं अपने आई थिंक फाइनल क्वेश्चन पे आ गए। ये है दिसंबर 25 में एग्जाम में आया हुआ सवाल। बड़ा खराब लगता है जब कि ये सारे सवाल एमक्यूपी वैमक्यूपी जितना प्रैक्टिस किए सब आए इजी, और एग्जाम में आ जाता है मॉडरेट। सर ये मॉडरेट क्यों है? ये मॉडरेट वैसे तो नहीं है क्योंकि ये स्टडी मैट का सवाल है, तो पहला तो ये मॉडरेट कैटेगरी डिजर्व नहीं करता, इजी कैटेगरी डिजर्व करता है। बट हाँ, इधर थोड़ा सा ना कुछ चीजें याद रखने वाली थी, जो स्टडी मैट अगर किसी ने याद करा था, क्लास के सवालों को अच्छे से किया था, क्लास में ये सेम सवाल होया हुआ है, तो उसको याद रह गया होगा, तो उसके लिए ये मॉडरेट नहीं है, इजी है। पर आप याद करें आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला है मैंने कि भाई देख लेना इस सवाल को अच्छे से, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये सवाल क्या था? बड़ा सिंपल सा था। आपने कुछ कुछ जगह इन्वेस्ट किया था डे 1 पे। आपकी स्कीम ने 35 करोड़ इन्वेस्ट किया आईटी कंपनियों में, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन में इन्वेस्ट किया 10 करोड़, ऑटोमोटिव में इन्वेस्ट किया 25 करोड़, और ये सब आपने इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा बैंकिंग में आपने डाले 15 करोड़, एंड इसके अलावा आपके पास अनलिस्टेड बॉन्ड्स थे 20 करोड़ के। बस इतना ही था, इतना ही था आपका इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में। तो इससे आपका बिगनिंग एनएवी निकालना मुश्किल नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि आपके पास टोटल कितने यूनिट्स है। आपके पास टोटल यूनिट्स है 7 करोड़। सबको जोड़ो बिगनिंग करके, बिगनिंग आ जाएगा बड़े आराम से। सो 35 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 यू विल गेट योर बिगनिंग एनएवी। फिर आपको यहां बोला द फंड ऑल्सो मेंटेन्स 4 करोड़ एज कैश एंड अदर एसेट्स थ्रू आउट द फंड पीरियड। अब ये जो लाइन है ये हमेशा सबको परेशान करती है, क्लास में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि इसको क्या माने, बिगनिंग में भी माने क्या? तो भैया इंस्टीट्यूट इसको बिगनिंग में नहीं मानता है, इंस्टीट्यूट इसको सिर्फ एंडिंग में मानता है, तो ये एंडिंग का वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये बिगनिंग के कैश में इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरा एक्सपेंसेस पेबल है, एनएवी आप सबको पता है सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड नहीं करते हम, अगर कोई पेबल होता तो उसको भी माइनस करते हैं। यहाँ पे पेबल है 5 करोड़ का, तो उसको भी माइनस करेंगे। दूसरा आपको लिस्टेड बॉन्ड्स पे यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट एक्सपेक्टेशन दिया है 8% का। अब ये लिस्टेड बॉन्ड्स पे जो 8% का मार्केट एक्सपेक्टेशन है, मुझे तो कहीं लिस्टेड बॉन्ड ही नजर नहीं आ रहा। सवाल में तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं, ये देखिए प्लीज, सवाल में अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं। तो ये लिस्टेड बॉन्ड पे जो आपका एक्सपेक्टेशन दिया है, जिन्होंने क्लास में किया इस सवाल को उनको पता है, इस सवाल में लिस्टेड बॉन्ड भी था पर इंस्टीट्यूट ने आसान कर दिया आपके लिए, वो इंक्लूड नहीं किया इन द एग्जाम। फिर आपको बोलता है भैया आप बताओ, अच्छा यहां लिखा है देयर इज नो कैश ऑन द डेट ऑफ परचेज, तो आपने जिस दिन परचेज किया उस दिन कैश नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ये अजम्पशन डाला है, सवाल में भी इंक्लूड कर दिया। अब आपको इस पे एनएवी कंप्यूट करनी थी, आसान था। आप देखिए सबसे पहले हमने बिगनिंग एनएवी निकाली है। ठीक है, हमारी बिगनिंग एनएवी ये रही, सारी चीजों को ऐड कर दिया इंक्लूडिंग अनलिस्टेड बॉन्ड्स, टोटल आया 125 करोड़, डिवाइड किया 7 करोड़ से, तो हमारे पास बिगनिंग वैल्यू आ गया। तो ये था हमारा बिगनिंग एनएवी। अब आता है एंडिंग एनएवी। तो एंडिंग एनएवी पे जितने भी आपके सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूएशन करना आसान है। आपने जितना इन्वेस्ट किया था डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ परचेज इनटू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये बिगिनिंग का इंडेक्स है, ये एंडिंग का इंडेक्स है, मल्टीप्लाई कीजिए वैल्यूज आ जाएंगी। सो प्रोपोर्शनल बेसिस पे ये कंपटीशन होगा, हमने कर डाला और ये करके हमारे सेक्टोरल इंडेक्सेस की मार्केट वैल्यू 174.15 पहुंची।
फिर हम आते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड पे। ये 20 अपने को शुरुआत में दिया था, एंड के लिए कोई कमेंट नहीं है तो 20 का 20 ही रहेगा। इस सवाल में लिस्टेड बॉन्ड्स का कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने सवाल में लिस्टेड बॉन्ड्स को साइड कर दिया। उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट जरूर था, एक्सपेक्टेशन का एक मेंशन जरूर है, लाइन जरूर है, पर वो लाइन वैल्यू ही नहीं रखी क्योंकि उसका आइटम ही गायब है। तो ये आइटम अगर प्रैक्टिस करना है तो स्टडी मैट, मेरी स्टडी मैट में चले जाओ, सवाल मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो लिस्टेड बॉन्ड्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट इन्होंने गायब कर दिया। बाद बाकी कैश इनके पास था, एक्सपेंसेस थे, तो इनका एंडिंग एनएवी आ गया। अब एंडिंग एनएवी आने के बाद में ऑब्वियसली डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कीजिए 7 करोड़, तो आपके पास में एंडिंग एनएवी भी आ जाएगा पर यूनिट बेसिस पे, ये भी आ गया। फिर हमको क्या कंप्यूट करना था, हमको यहाँ पे कंप्यूट करना था रिटर्न। तो रिटर्न के लिए एक जानकारी दी है, पहला तो आपको दोनों एनएवी निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। फिर आपको जानकारी दी है कि आप 2 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टेड थे एंड आपको 3 रुपए करके 2 बार कैश डिविडेंड भी मिला है इस प्रोसेस में, यानी आपको टोटल डिविडेंड मिला है 3 + 3 यानी 6 का। तो आपका फॉर्मूला बनेगा NAV1 + 3 + 3 2 बार डिविडेंड माइनस NAV0 डिवाइडेड बाई NAV0 × 100। तो बस वही चीज चेक करनी है। हाँ, जो रिजल्ट आएगा वो 2 साल का रिटर्न है, तो डिवाइड बाई 2 करके आप उसको साधारण सिंपल तरीके से पर एनम रिटर्न पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने यही काम किया है, यहाँ रिटर्न निकाला हमने, ये हमारा एंडिंग एनएवी है, ये बीच में 2 डिविडेंड्स हैं, ये हमारा बिगनिंग एनएवी है, रिटर्न आया 88.07%, ये तो 2 साल का है साहब, तो 1 साल का कितना आएगा, सीधा डिवाइड बाई 2 कर दिया। यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू ऑन दिस, अरे ये ऐसा कैसा कर दिया, इसको तो कंपाउंड इंटरेस्ट से करना चाहिए था। ये आसानी से कर दिया हमने, बस डिवाइड बाई 2 करके इसको सॉल्व किया, नहीं तो कायदे से ये कैसे होना चाहिए था वो भी मैं आपको बताता हूं। 1.8807 टू दी पावर 1/2 - 1, ये इस तरह सॉल्व होना चाहिए था। पर मैं यही कहूंगा, इतना ज्ञान आप अपने पास रखिए, मैं भी अपने पास रखता हूं। इंस्टीट्यूट बोलता है डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व करने का, तो करने का। आसान सा सवाल था एंड आई थिंक इस सवाल को भी जिसने भी एग्जाम में सॉल्व किया होगा मजा आया होगा, इजी रहा होगा। लेकिन अभी के लिए मैंने मॉडरेट सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि इसमें कुछ चीजें याद करने को हैं। लिस्टेड बॉन्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ थी नहीं सवाल में, उसको प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा फ्रॉम द स्टडी मैट, बाद बाकी सवाल में और कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज इट। आई होप आपको म्यूचुअल फंड के इस और पार्ट में मजा आया होगा। इस तरह के और भी पार्ट्स फ्यूचर में बनते रहेंगे, जैसे जैसे टर्म्स बीतेंगे हम हर एमक्यूबी पीटीपी को कवर करेंगे, अपनी क्वेश्चन बैंक को लाजवाब बनाएंगे, ताकि सीएमए फाइनल एसएफएम की तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये क्लैरिटी रहे कि भाई तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, कहां से करनी है। सो दैट इज इट, एल यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।